Good evening everyone. Welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Niharika Walia और मैं आपके साथ में हूँ for UPSC EPF for 2020-21. Okay, so now when we look forward to it, अब क्या करें? UPSC ने अब तक dates बताई नहीं है. Pandemic is still going on. All stuck in lockdown. What is in our hands right now? एक काम करते हैं, ये सब टेंशन भूल कर ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट्स जस्ट बिगिन विद द स्टडीज़. आई थिंक अभी जैसे यूपीएससी की डेट अब तक आई नहीं है, तो जिसने पहले प्रिपरेशन कभी भी नहीं कर रखी थी उनके लिए तो ईजी हो गया. अभी तक जब तक पढ़ना शुरू नहीं किया था तो पढ़ना शुरू कर देते हैं. वॉट एल्स यू कैन डू? देयर आर अदर एग्जामिनेशन एज वेल जिनके ऊपर आप रिव्यू रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अंडर द व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलेटरी बॉडीज, देयर आर सर्टन रेगुलेटरी बॉडीज लाइक हम बात करें नबार्ड, आरबीआई, सेबी, इन सब के एग्जामिनेशंस भी उतने इंपॉर्टेंट है. तो आप ये कर सकते हो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, इन्वेस्टिंग योर आई वुड से दिस प्रेशियस टाइम जो हम सबको मिल गया है, तो सब क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इज गो हेड. हम लोगों ने ना आप लोगों के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड चूज कर दिया है. अगर आप चाहें तो आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं फॉर द वेरियस टॉपिक्स. लाइक अभी हमने शुरू कर दिया है. ओके, we have started with our classes regarding, yes I got it. सबसे पहले नबार्ड. नबार्ड के लिए हमारा टाइम टेबल क्या रह रहा है? आपको रात को 9 बजे हम मिलेंगे. आपको रात को 9 बजे मिलेंगे बारका मैम या शाहिद सर. बारका मैम आपको मिलेंगे ईएसआई के टॉपिक के लिए. यही ईएसआई आपके आरबीआई के लिए भी है, यही ईएसआई आपके नबार्ड के लिए भी है. साथ साथ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो भी नबार्ड के लिए एस्पायर कर रहा है या एस्पिरेंट है उसका, तो उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि हमें एआरडी के लेक्चर्स मिल जाए. बिकॉज अगेन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ. आई बीन जस्ट वर्किंग दैट वे ओनली फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. इफ आई रियली एस्पायर टू बिकम एन ऑफिसर इन नबार्ड, देन व्हाट कैन आई डू? मुझे वहाँ पर एआरडी की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो यू कैन गो हेड. वहाँ पर आपको 9 बजे मिलेंगे शाहिद सर, और वो आपको हेल्प आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द एआरडी. वार्म अप कोर्स शुरू हो चुका है, आराम से अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीडीएफ्स, आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे उनके साथ की. करेक्ट, पीडीएफ्स मिल जाएंगी. पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी है. तसल्ली से एक बार रिव्यू कर लो पोर्टल को, कौन सी चीज़ आपको अपने काम की लगती है, और जो भी काम का लगता है यू कैन गो हेड एंड बाय इट. ठीक है, ये हुआ नबार्ड का केस. अगेन सेबी में आ गया. सेबी और आरबीआई और नबार्ड तीनों के अंदर ना इंग्लिश का पोर्शन है. एंड यू गाइस नो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. नो डाउट हम सब लोग इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वेल वर्स्ड होंगे, लेकिन बात ये आ जाती है क्या हमें रूल्स की उतनी नॉलेज है? फॉर एग्जाम्पल प्रेसी राइटिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द एसे राइटिंग, उनकी जो वो बेसिक्स हैं, बिकॉज समटाइम्स वी आर ऑल्सो चेकिंग द एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट सीरीज में जो बच्चे अपने सबमिट करते हैं उसमें हमें मिस्टेक्स दिखती हैं. सो देन यू कैन वर्क अपॉन दैट इंग्लिश. क्योंकि इंग्लिश का ना हम लोग पता नहीं क्यों, क्योंकि हम सबको पढ़ना आता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इंग्लिश तो आती है, क्या दिक्कत है, लिख लेंगे. बट कई बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं. सो यू कैन गो हेड एंड वॉच द चैनल. एंड आपको यूट्यूब पर मैं आपको मिलूंगी दोपहर को 2 बजे. ठीक है, रात को दोपहर को 2 बजे का मेरा टाइमिंग है फॉर द इंग्लिश पोर्शन. कभी हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की, कभी हम बात करेंगे थोड़े से एमसीक्यू वाले सेशन की, बिकॉज बिना एमसीक्यू तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, तो हम चलेंगे एमसीक्यूज के साथ में. उसके अलावा और क्या है, अगर आपको करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है, यू हैव टू कीप ऑन ब्रशिंग इट अप. क्योंकि अगेन कितने एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में घूम फिर कर आपको क्या मिलने वाला है? करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स की नॉलेज रखना इज इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, अनअवॉइडेबल, कुछ भी कह लो उसको. तो वो सब चीज़ें करनी है. तो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आप कहाँ से कर सकते हो? वो आपको मिलेगा शाम को 5 बजे. आपको मिलेंगे रोहित सर. अलॉन्ग विद दैट क्वांट के लिए आपको मिलेंगे मनीष मैम. तो अगेन द एंटायर टीम अभी पीडीआई इज राइट नाउ वर्किंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टू मेक श्योर कि हम सब लोग काम कर रहे हो. क्या करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप, मैं, हम लोग अगर अपना ये पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्ट कर दे अपनी स्टडीज के ऊपर, it is way beneficial than going through the pandemic and accepting whatever is happening outside. So let's work together and just come out of the negativities all together and just work upon the studies. That's the best thing that we can do. So आप लोगों के लिए एक छोटा सा टाइम टेबल है. दोपहर को 2 बजे मैं मिल सकती हूँ, शाम को 5 बजे वो लोग मिलेंगे, रात को 9 बजे आप लोगों को अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग क्लासेस में. जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड डेविएट योर सेल्फ टूवर्ड्स द गोल ऑफ योर लाइफ. कहाँ से डेविएट करना है? वो नेगेटिविटी से. क्योंकि जितना हम न्यूज़ देख रहे हैं उतना डिप्रेस हो जा रहे हैं. एटलीस्ट मैं तो हो रही हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई एम लुकिंग एट द न्यूज़ इट्स जस्ट टू डिप्रेसिंग. एवरी सिंगल डे यू हेयर वन और द पर्सन गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक. देन क्या कर सकते हैं?
आज हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी पार्टनरशिप, दैट इज रिगार्डिंग द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स. लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो दिस टाइम आई एम ब्रिंगिंग समथिंग एल्स. एडमिशन रिटायरमेंट के साथ में ना आज मैं कुछ फंडामेंटल्स के ना थोड़े से और क्वेश्चंस लाई हूँ, ताकि ना वो IOD IOC और अगेन एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो बनता ही है, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे. सो लेट्स वर्क ऑन दीज क्वेश्चंस. अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती? IOC, IOD, रेंट पेड या पार्टनर सैलरी? कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पर नहीं आती? P&L अप्रोप्रिएशन में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती इज द पॉइंट. कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. IOC is given to the partner. Drawings again given to the partner salary again to the partner. Rent, अच्छा हमने क्या किया, जगह रेंट पर ली है फ्रॉम अ पार्टनर, तो उसको रेंट तो देना ही है, तो ये भी तो पार्टनर को ही दे रहे हैं. बट अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं आती? द करेक्ट आंसर इज रेंट पेड. रेंट पेड जो होता है इट इज़ बेसिकली अ पेमेंट, इट इज़ ट्रीटेड एज अ पेमेंट टू द आउटसाइडर. अगर मैंने ये जगह जो भी रेंट पर लिया है, अगर मैंने ये जगह पार्टनर की बजाय किसी और से ली होती, क्या फ़र्क पड़ जाता? देखिए रेंट तो पे करना ही पड़ता, जेब में पैसा होता नहीं होता, इट इज़ इन मतलब समहाउ यू हैव टू पे इट, यू डोंट हैव अ चॉइस देयर. तो जब आपको पे करना ही है तो वो आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि आपकी P&L के अंदर पहुंच जाती है. तो टेक्निकली ये रेंट पेड जो है, दिस इज नॉट समथिंग दैट लीड्स टू P&L अप्रोप्रिएशन, इवन दो ये पर्टिकुलर पार्टनर से आपने लिया है. सेम चीज आपके लोन के साथ की जाती है. अगर आप पार्टनर से लोन लेते हो, बाहर वाले से लोन लेते हो, इंटरेस्ट क्यों नहीं पे कर रहे हो? अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, कितना कितना उस पर इंटरेस्ट बन जाता है, तो कहते हैं कि आप जिस मर्जी से लो, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. और वो ऐसे ही माना जाए कि आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है, आई डोंट केयर, आपको पैसा देना है. Now that's the point when we talk about this portion. So it cannot be recorded in P&L appropriation, क्योंकि ये P&L अकाउंट में नोट होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है. बट क्योंकि यहाँ पर पार्टनर लिखा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्टनर का है या नहीं है. इट डजंट मैटर. रेंट पेड टू अ पार्टनर इज डेफिनेटली समथिंग which is treated as an outsider's liability or an expense which has to be borne by the organization no matter what happens. So that's the first question, rent paid to the partners. ये रहा इसका आंसर, दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट हियर. इज रेंट पेड टू द पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स? क्या जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? अब P&L अप्रोप्रिएशन में डालने की बात नहीं पूछ रहा वो. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक ये ना दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज अप्रोप्रिएशन, नंबर वन इज चार्ज. अगर आपकी जेब में पैसा है आप तभी पे कर पाओगे, वो अप्रोप्रिएशन में पहुंच जाता है. दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. देखो अपनी जेब में पैसा है तो आपको पैसे दे पाएंगे, नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, दैट इज अप्रोप्रिएशन. वाइल द सेकंड पोर्शन इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ प्रॉफिट, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. देखो जेब में पैसा है कि नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट. मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो पैसा दो. नाउ दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी पेमेंट. अब ये क्या है? पार्टनर को जो आप रेंट पे करते हो, क्या वो अप्रोप्रिएशन है? क्या वो अप्रोप्रिएशन नहीं है? क्या वो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम तब होगा, या इफ पार्टनर इज अ वर्किंग पार्टनर तब उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा? आई डोंट थिंक इट मैटर्स. वर्किंग पार्टनर है तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सैलरी दे दो मेरे को, बस वो यहीं तक रुक जाएगा. इफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम, अगर उसको कैपिटल बहुत ज्यादा, उसने डॉलर डाल रखे है, बहुत पैसा है उसके पास, तो वो ये बोल देगा चलो मेरे पास बहुत पैसा है, रेंट लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता ना. अगेन ये सुन के लगता है कि लॉजिकल नहीं है. नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सी द पॉइंट इज नो मैटर व्हाट, आपको रेंट तो पे करना ही है. तो जब आपको रेंट पे करना ही है, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड. सो दैट मीन्स इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. दैट्स द आंसर. इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बात की जा रही है कि वो फिक्स्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड. आप कहाँ करोगे उसको रिकॉर्ड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, मतलब इसमें आपके पास नहीं, अगर मैंने हिंट दे दिया तो वो चीज खत्म कर देगा. तो आई एम गिविंग यू, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, दैट वन इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग. इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. उस डिफरेंस के बेस पर आपको बताना है कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है जब फिक्स्ड है तो IOC का क्या होगा. ठीक है, व्हाट विल वी डू रिगार्डिंग द IOC? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट दिखाओगे, या ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाओगे, या इन दोनों में से किसी की डेबिट साइड पर दिखाओगे?
व्हाट आई कैन लेट यू नो अबाउट इट इज, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ, तो मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि मैं ना पैसे अपने जेब में रख नहीं सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने पास 2 वॉलेट्स रख दिए। एक वॉलेट, इस वॉलेट को तो मैं हाथ ही नहीं लगाती, इसमें मैंने 1 लाख रुपीज़ डाले और मैंने छोड़ दिया, मैंने देखना ही बंद कर दिया इसकी तरफ कि मैं देखूंगी तो गड़बड़ करूंगी, तो मेरे को पता नहीं मेरी जेब में पैसा है। दिस इज़ 1 लाख। और जो मेरे बिजनेस में सैलरी मेरे को दे रहे हैं या मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है, वो सारा यहाँ नोट हो रहा है। ठीक है, एक तरफ ये आया एक तरफ ये आया। फ्लक्चुएटिंग में कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, इतनी कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकती हूँ, तो एक काम करते हैं, हम एक ही पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, सब कुछ पैसा इसी में डालना है, सब कुछ पैसा इसी में से निकालना है। दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट एंड दिस इज द फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स के अंदर 2 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, नंबर 1 इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज कॉल्ड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक बनता है, वो है करंट अकाउंट। अब बताइए किस अकाउंट के अंदर आप आईओसी को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए फिक्स अकाउंट बहुत सिंपल सा काम करता है, ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इस कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ पैसे डाले जाते हैं या निकाले जाते हैं। दैट मीन्स आप इसके अंदर एडिशनल कैपिटल ऐड कर सकते हो या आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट जो आपका कैपिटल होता है आप उसको डाल सकते हो। रेस्ट एवरीथिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, P&L अप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व, कहते हैं ये जो भी है ना, ये प्लीज मेरे से मत पूछो ये कौन कहता है, कैपिटल अकाउंट बोलता है। वो जब इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो करंट अकाउंट इसको याद करेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जा रही है, आईओसी, जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। इफ योर कैपिटल इंक्रीजेस देन ऑब्वियसली बात है वो सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो इसका मतलब ये आपको क्रेडिट साइड पर मिलेगा ऑन द इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी, अच्छा सॉरी वो तो कैपिटल अकाउंट में तो फिक्स आता ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, करंट अकाउंट में पहुंच जाएगा, तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें तो आंसर आएगा कि इसमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स ही जाती हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसके अंदर आपका सब कुछ जाएगा, मतलब उसमें आपके आईओसी, आईओडी, सैलरी, जितनी भी चीज़ें आपकी होती है ना बिजनेस की, जीआर, वो सब कुछ एक ही अकाउंट में पहुंच सकता है, वो आपका करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चीज़ें डालकर एक ही याद रखना था कि सिर्फ क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट पर ये पॉइंट पहुंचेगा। नेक्स्ट, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब ये कनेक्टेड पॉइंट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, उन्होंने ड्राइंग्स की, तो उन्होंने ड्राइंग्स की तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड हुआ और उनके पास से क्या चला गया, कैपिटल उनकी कम हो गई है। अब ये क्या होता है, वैसे तो उनके पास से पैसा गया, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसमें पैसा डाल सकते हैं, ड्राइंग्स टू कैश कर देते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। सबसे पहला इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। जब भी मैं एक पार्टनर हूँ, माई नेम इज मिस्टर राम, ओके, सो मिस्टर राम हैज जस्ट मेड अ ड्रॉइंग्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द बिजनेस। ही सेड कि मुझे बिजनेस से ₹10,000 चाहिए। तो जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बिजनेस से ₹10,000 चाहिए, तब क्या होगा, सबसे पहले वो ड्रॉइंग्स कर ले होंगे, ड्रॉइंग्स उनकी डेबिट होगी और बिजनेस से क्या चला गया, कैश। जब हमारे पास से पैसा चला गया उसके बाद ये जो ड्रॉइंग्स का अकाउंट है इसको आप क्या और कहाँ ट्रांसफर करोगे, क्या आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे या करंट अकाउंट डेबिट साइड पर, या फिर ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, या फिर आप करंट अकाउंट के अंदर, कहते हैं या तो बी और सी उनमें से किसी में भी आप उसको डाल सकते हो। रिमेंबर, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट, पार्टनर का जो ड्राइंग अकाउंट है उसको आप कहाँ डालेंगे। जब हम पार्टनर के ड्राइंग्स अकाउंट की बात करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसके यहाँ पर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द डेबिट साइड, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। ये पहले तो आप ड्राइंग को बुक कर लेते हो, उसके बाद आप कैपिटल को डेबिट करके उस ड्राइंग को कर देते हो क्रेडिट साइड। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। हम ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, अगर आपका फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड में क्या होगा, उसमें कैपिटल की जगह करंट में सब ट्रांसफर होगा। और जब आप फ्लोट या फ्लक्चुएटिंग बात करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, वहां पर सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट होगा और ये सिर्फ उसी के अंदर ट्रांसफर होगा। सो नाउ द पॉइंट इज कि क्या ये वाला सही था या ये वाला सही था, क्योंकि इसने स्पेसिफाई किया कि डेबिट साइड पे ट्रांसफर होता है क्योंकि कैपिटलिस्ट में डेबिट हो रही है, तो ये वाला पॉइंट इज करेक्ट। याद रखिएगा, जो आपकी ड्राइंग्स है, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट और सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। इससे आपकी लिंकिंग और प्रोसेसिंग का टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन,
अब यहाँ पर दिया हुआ है चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू 10,000 इन ईच क्वार्टर, ये हर क्वार्टर में 10,000 रुपीज विड्रॉ करती हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग्स, उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना लगना है 9%, बट दिस इज पर एनम। और याद रखिएगा 10,000 वो विड्रॉ कर रही हैं फॉर ईच क्वार्टर, तो उसका आंसर क्या होगा 1350, 2250, 900 या 1800। क्या कर सकते हैं 10,000 रुपीज जो है दिस इज फॉर 4 क्वार्टर्स, तो आपको एक पूरे साल की वैल्यू मिल गई। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9%, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/12। इसके बाद क्या होगा आपको याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब पहली ड्राइंग कर रहे हो तब आप उसको लिखो, जब आखिरी ड्राइंग कर रहे हो तब आप उसको लिखो। तो वहां पर क्या होगा, अब यहाँ पर उसी चीज को फॉलो करते हुए, उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आपको उसका आंसर निकालना है। सो इन दिस केस यू कैन कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाट विल बी योर अमाउंट। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, इन दिस केस द आंसर विल कम आउट टू बी 1800, ये होगा आपका आंसर। इसके अंदर फॉर्मूला सिर्फ एक ही यूज होता है जब भी आप फर्स्ट ड्राइंग करते हैं। ओके, अगर कभी भी क्वेश्चन में फंसता हो ना, सबसे पहले पर मंथ की जो भी वैल्यू होगी पहले आप वो लिख लो, पर मंथ की वैल्यू जो भी होगी। अगर आपको उसके बाद नंबर ऑफ मंथ स्पेसिफाइड है तो नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ क्वार्टर स्पेसिफाई किए गए हैं तो पर क्वार्टर मल्टीप्लाइड बाय 4, इनमें से वैल्यूज लिखी, उसके बाद आपको रेट अपॉन 100 करना होता है, दैट्स द फॉर्मूला फॉर दिस, रेट अपॉन 100 करना होता है, उसके बाद आपको डिवाइड बाय 1/12 करना होता है, क्योंकि हम हर चीज का एवरेज लेकर चल रहे होते हैं। तो जब आप फर्स्ट ड्राइंग करते हो प्लस जिस दिन आप लास्ट ड्राइंग करते हो डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब जाकर आपको मिलेगा इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एंटायर क्वेश्चन। इस फॉर्मूला के बेस पर इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपको मैंने कई रेशोज के बारे में बताया था, वन इज कॉल्ड द गेनिंग रेशो, सेकेंड वन इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब हम बात करते हैं गेनिंग रेशो की, गेनिंग रेशो बात करता है जो पार्टनर गेन कर रहा है, बिकॉज क्या हुआ, किसी पार्टनर ने अपना हिस्सा छोड़ा है तो देन ही इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट को, लेकिन कोई उसका हिस्सा भी तो गेन करने वाला है, समवन एल्स इज गोइंग टू टेक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेनिंग। अब यहाँ पर बात कर रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो को कहाँ पर यू इस्तेमाल करते हैं, रिजर्व्स के लिए, गुडविल के लिए, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए, या फिर बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा P&L का प्रॉफिट ये वो पैसा है जो एक तरह से आपका पिगी बैंक में जाता हुआ पैसा है। पिगी बैंक का मतलब जो पैसा आपके पास क्यों जा रहा है, बिकॉज यू आर सेविंग इट। दो पार्टनर्स अपने अपने पैसे सेव कर रहे हैं, इन व्हाट रेशो, दिस गोज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स, ये तीनों का एक ही फॉर्मेट रहता है। ऑल दीज फॉर्मेट्स आर टेकन इन द ओल्ड रेशो और व्हाट वी कॉल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देयर इज ओनली वन रेशो जो यूज होती है हमारी गुडविल के लिए। गुडविल के लिए जब हम जर्नल एंट्री यूज करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज के अंदर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लास्ट क्लास में मैंने इस बारे में बताया भी था, तो जब भी आपको अगर लगे ना कि इसमें क्या होता है तो गुडविल ही एक अकेली चीज़ है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाले पॉइंट्स यूज़ करने को मिलेंगे। इसकी अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं दैट कैन बी आस्क्ड, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दोज ट्रीटमेंट्स रिगार्डिंग गुडविल। अगर उनमें कभी कंफ्यूजन है ना तो इसके 3 बता देती हूँ टाइप्स कौन कौन से हैं। एक, जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती थी। सेकंड, जब गुडविल एग्जिस्ट करती है। जब आपको गुडविल बुक्स में दिखानी है और नहीं दिखानी है, दोनों के केस में अलग होगा। अगर आपने गुडविल नहीं दिखानी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो, वरना पहले आप गुडविल को बुक्स के अंदर रेज करोगे, गुडविल टू आपके पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, फिर जो आपके नए पार्टनर्स हैं वो न्यू आए टू आपकी गुडविल, तो ये गुडविल आपकी बुक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है आपको बुक्स में दिखानी ही नहीं है तो आप ये वाला तरीका फॉलो करो। तीसरा होता है पुरानी गुडविल बुक्स में खड़ी है, अगर पुरानी गुडविल है तो पुरानी गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और उसका फॉर्मेट ये कहता है कि गुडविल जो आपने पहले बुक्स के अंदर डेबिट साइड पे रखी थी, जब आप उसको राइट ऑफ करेंगे
तो आप उसको क्रेडिट साइड पर डाल देंगे और ऊपर आ जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो टू गुडविल। ये थोड़ा सा टीडियस टॉपिक है, इस टॉपिक को थोड़ा देखकर चलना पड़ता है। कंसेप्ट खतरनाक नहीं है, देयर इज नथिंग वेरी डेंजरस इन इट, इट्स जस्ट दैट इट लुक्स कम्प्लेक्स व्हाइल इट इजंट। बस वो आपका तरीका है देखने का। पुरानी गुडविल खड़ी होगी तो वो डेबिट की होगी, उसे आपको क्रेडिट करके खत्म कर देना है। दिस इज प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ, ये पुरानी गुडविल आपकी राइट ऑफ हो गई। दूसरा तरीका आपके पास आ जाता है, प्रीवियस गुडविल नहीं है, नई गुडविल पहले क्रिएट करोगे तो उसको पहले डेबिट करोगे और फिर उसको आपको खत्म करना होगा, तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। या फिर थर्ड इज बुक ही मत करो उसको, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग partner. So there are the three types in which you can record the treatment of goodwill. Moving on to the next question. अब goodwill की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया. Goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. Goodwill क्या होती है? कभी सोचा है? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द आई वुड से रेपुटेशन. अब जैसे बात की जाए, इफ आई लाइक अ स्पेसिफिक ब्रांड, फॉर एग्जांपल आई लाइक टू ईट इन सबवे, मुझे सबवे का खाना अच्छा लगता है, सो अगर मेरे को सबवे पसंद है, आई विल स्टिल गो टू सबवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ वहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद होगी. अगर मुझे वहाँ की वो एक पर्टिकुलर टेस्ट है या कोई पर्टिकुलर डिश है जो मुझे बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई लाइक सबवे सैलड, तो मैं वहाँ पर सैलड के लिए दोबारा जाऊँगी. क्यों? क्योंकि इवन दो मेरे पास और कई जगह होंगी, बट आई स्टिल लाइक दैट पर्टिकुलर प्लेस अ लॉट. उसकी रेपुटेशन है कि हेल्दी खाना है तो वो एक अच्छी जगह है, इट्स अ गुड प्लेस टू go. So now this is something leads to that point where the customer wants to go back to those areas. So if you want to go and again consume the same goods again, that is because of आपका टेस्ट और प्रेफरेंस वो बन जाता है. एट द सेम टाइम दूसरा आपको उस चीज़ पर भरोसा होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज ऑफ फ्रॉम नाइकी और वो अच्छे रहे तो क्या होगा, आई विल स्टिल गो टू द सेम थिंग एंड वुड लाइक टू बाय इट. नाउ दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. ये उसकी रेप्यूटेशन है कि हम उस चीज़ को दोबारा से करना चाहते हैं. दिस इज हाउ वी डिफाइन गुडविल. ये किसने कहा था? क्या स्पाइसर एंड पेगलर ने कहा था, या आईसीआई ने कहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, या फिर लॉर्ड एल्टन ने, या AICPA ने कहा था? So who said that goodwill is nothing, लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी की कस्टमर वापस आएगा. आप उसकी नजरों में अपनी एक रेप्यूटेशन बना चुके हो. ये बात किसने कही थी? Okay, this particular thing was said by Lord Elton. इन्होंने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी थी. एंड इट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन बिकॉज वी कॉल इट द टर्म रेप्यूटेशन. ठीक है, सो ये आ गया इसका आंसर. Now moving on to the next question. The amount of goodwill is paid by the new partner. आपकी goodwill का कौन सा हिस्सा आपके partners पे करते हैं? न्यू पार्टनर क्यों दे रहा होता है आपको पैसे? फॉर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल, फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, या नन ऑफ द अबव. नया पार्टनर जिसको मैंने बोला कि सर आप गुडविल दो, तो वो जो गुडविल पे कर रहा है वो क्यों कर रहा होगा? क्या कैपिटल पे कर रहा है उसके लिए, क्या वो प्रॉफिट के लिए पे कर रहा है, या फिर वो एसेट्स के लिए पे कर रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव? सो अंडर व्हिच पर्टिकुलर थिंग इट इज? देखिए, it is noted for the sharing of profits. That's because जब हम नोट करते हैं चीज़ों को तो हमारा बेस रहता है. वो बेस क्या है? देखिए, जब कोई नया पार्टनर, आपको याद है एक पर्टिकुलर भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, दिस समथिंग कॉल्ड अ बेंच. इस बेंच पर वी थ्री वर सिटिंग, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. नंबर 1 सेट बहुत हो गया, अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जाना चाहता हूँ. अगर वो जाना चाहेगा तो 2 और 3 का शेयर बढ़ जाएगा. तो जब वो जा रहा होगा उनको बोलेगा, पता है मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं आने वाला प्रॉफिट का हिस्सा आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो मेरे को मेरी हिस्से की गुडविल दो. अब अगर नंबर 1 और नंबर 2 बैठे थे एंड नंबर 3 wants to sit with them, वहां पर क्या होगा? He wants to sit with them. He needs to make sure that he is bringing something in the organization, because उसको फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट का एक हिस्सा चाहिए. अगर फ्यूचर के प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए तो बस ठीक है, पैसे दो. That's why the correct answer is sharing of profit. ठीक है, वो अपने हिस्से का जो प्रॉफिट उसने आगे कमाना है उसके लिए वो दे रहा है. एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप कहाँ शो करेंगे? एट द रीवैल्यूड फिगर्स. अब देखिए, जब हम रीवैल्यूड फिगर्स की बात करते हैं, द टर्म इज रीवैल्यूड फिगर्स. जब हमने देयर इज अ न्यू पर्टिकुलर पर्सन हु केम टू द ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर राम आए.
अब मिस्टर राम कहते हैं कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, तो हमने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, रुक जाइए 2 मिनट। अब अगर एडमिशन ले ही रहे हैं आप अपनी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में, हमको जानना होगा हम लोगों के जो एसेट्स हैं आज उनकी वैल्यू क्या है। जैसे देखिए वैसे तो मोस्टली एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन करते हैं बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बट लैंड का केस अलग हो जाता है। सो हो सकता है मेरे पास एक लैंड मैंने 2010 में खरीदी थी, आज 2021 आ गया, तो ऑब्वियसली बात है कितने साल हो गए, 11 साल में उसकी वैल्यू में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है मुझे नहीं मालूम। तो वहां पर वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है उनकी रीवैल्यूड फिगर्स पे कहां पर नोट होंगे, नई वाली बैलेंस शीट के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। जब हम बात करते हैं एसेट्स या लाइबिलिटीज की, उनकी रीवैल्यूड फिगर पे आप कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूड फिगर पे आप चीज़ों को डालेंगे। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट नोट्स ओनली दोज थिंग्स एट देयर इंक्रीज और डिक्रीज, ये सिर्फ उनकी डिक्रीज और इंक्रीज को नोट करते हैं, उनकी नई वाली फिगर नहीं। मतलब मान लीजिए पहले मेरी जो डेटर्स थे वो 10,000 के थे, अब क्या हुआ अगर उनमें कोई चेंज आ गया तो वो 10,000 के अगर 8,000 रह गए, क्योंकि 2-3 हज़ार का 2,000 का मेरे पास बैड डेट हो गया। ये वाली चीज जो है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ना सिर्फ ये बैड डेट नोट करता है, लेकिन आज ये 8,000 के ही रह गए हैं, ये जाएगा सीधा न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कह रहा था कि रीवैल्यूड फिगर्स पर चीजें कहाँ नोट होंगी, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट रीवैल्यूएशन से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं चाहिए। ठीक है, इस केस में आंसर आ जाएगा द न्यू बैलेंस शीट। ओके, सो what next can we go on to? The next question says the opening balance of partner's capital account is credited with. अब जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं एंड वी हैव 3 पार्टनर्स, कुछ ऐसा दिखता है ये, यहाँ पर ए बी एंड सी है, एंड ए बी और सी है, we have 3 partners. If we have these 3 types of partners with us, now what will we do in this case? अब हमें बोला जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस के साथ में क्रेडिट साइड पर क्या आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो नेक्स्ट उस साथ में क्या जुड़ेगा, आईओसी, आईओडी, ड्रॉइंग्स या शेयर ऑफ लॉस। ध्यान रखिएगा, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, तो मतलब ये दोनों तो वैसे ही उससे बाहर हो गए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, शेयर ऑफ लॉस, प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पर दिखता है, लॉस आपका डेबिट साइड पर जाता है, तो ये भी कट गया। द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो द करेक्ट आंसर इज IOC। बस यहाँ पर आज खत्म होते हैं मेरे आज के क्वेश्चन। सो आई होप दीज वुड बी हेल्पफुल इनफ, आपको इनसे आइडिया हो रहा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंदर कौन कौन से बेसिक चीज़ें रहती हैं। मेक श्योर यू आर स्टडिंग हार्ड एंड एट द सेम टाइम ब्रश अप योर प्रिपरेशन। अगर आपने चीज़ें पढ़कर बीच में छोड़ दी थी तो यू नीड टू अगेन वर्क अपॉन ऑल दोज थिंग्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप स्टडिंग। मैं आपको मिलूंगी दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे मिलेंगे आपको मनीष मैम और रोहित सर फॉर करंट GK, द करंट अफेयर्स, यू कैन कॉल इट स्टैटिक करंट, सब चीज़ों के लिए। और साथ में आपको मिलेंगे मनीष मैम फॉर क्वांट, और इवनिंग में रात को 9 बजे आपको ESI, और साथ में आपके ARD के पोर्शन के लिए, नबार्ड के लिए आपको मिलेंगे रात को 9 बजे बारका मैम और शाहिद सर। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज दिस इज द टाइम विच यू कैन इन्वेस्ट to gain something out of it. All the very best guys. Thank you. Take care.